नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रंजीत एक रुचि नाम की लड़की से प्यार करता था और अपने परिवार वालों की रजामंदी के साथ शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। रंजीत रुचि से शादी करके बहुत खुश था, लेकिन रुचि जब शादी करके रंजीत के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, उसके छोटे से घर को देखकर हैरान रह जाती है। तभी रंजीत की माँ सुजाता आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है और आरती उतारने लगती है। तभी रुचि सुजाता का हाथ पकड़ लेती है। रुक जाइए माँ जी, पहले आप बताइए रंजीत जी कि ये छोटा सा एक कमरे का घर आपका है। आपने तो कहा था आप बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, उसके बाद आपका ये झोपड़ी जैसा घर है। रुचि, इस समय इस सवाल को पूछने का क्या मतलब बनता है? मैंने शादी से पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि मैं कोई ज्यादा अमीर फैमिली से नहीं हूँ। यह सब कुछ जानने के बाद ही तुमने मुझसे शादी की थी, है ना? हाँ, मैं आपकी बात समझ गई और मैं अपनी बात से पीछे भी नहीं हट रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातों से ये लगा था कि आप मेरे जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन कम से कम घर तो अच्छा खासा होगा। लेकिन ये झोपड़ी वाला घर देखकर तो मेरे सारे सपने ही टूट गए। रुचि, तुम इस तरह बाहर वालों के सामने मेरे घर की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहना होगा और इस घर में तुम अपने अमीर घर का रौब नहीं दिखा सकती हो। बहू के घर में कदम पड़ते ही उसे बाहर वाले के सामने अपने बेटे से बहस करते देख सुजाता का दिल टूट जाता है और वो दोनों को चुप कराकर घर के अंदर ले जाती है और सभी आस पड़ोस वालों के सामने हाथ जोड़कर अपने घर से जाने का कह देती है। उसकी बात सुनकर सभी लोग नाराज होकर अपने अपने घर चले जाते हैं और सुजाता अपनी बहू को समझाती है। बहू, मैंने आज तक अपने बेटे को किसी चीज के लिए मना नहीं किया, इसलिए जब उसने मेरे सामने तुझसे शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन आज जो कुछ तुमने किया वो सही नहीं है। सही तो आप लोगों ने भी मेरे साथ नहीं किया। मैं इतने अमीर घर की लड़की आप जैसे इतने छोटे लोगों के साथ इस झोपड़े जैसे घर में कैसे रहूंगी? मैं तो यहाँ एक पल नहीं रह सकती। तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो फिर अपना घर छोड़कर जाने की बात कैसे कर सकती हो? जो भी है, जैसा भी है, अब यही झोपड़ी तुम्हारा ससुराल है। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस झोपड़ी जैसे ससुराल में नहीं रह सकती हूँ। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं ना, तो आपको मेरे साथ मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना होगा। हाँ, इतने अमीर घर की लड़की होने के बाद भी भला मैं इस झोपड़ी वाले घर में क्यों रहूं? मेरे बाप के पास ना किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ। रुचि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर रंजीत अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। यह सब देखकर सुजाता भी कुछ नहीं कहती और आरती की थाली टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह रुचि अपना सामान पैक करके अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी रंजीत कमरे में आता है। रुचि, मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि अब यही झोपड़ी जैसा घर तुम्हारा ससुराल है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, इसलिए अपना ये पागलपन छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी कल ही आपसे कहा था कि मैं इस झोपड़ी जैसे घर में नहीं रहूंगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको मेरे घर आकर रहना होगा, अपनी माँ को छोड़कर। फैसला आपका है, आपको माँ चाहिए या बीवी? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और कुछ नहीं, तुम ऐसा भी सोच कह सकती हो यार, मैं अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ जाऊंगा? तुम्हें ऐसा कैसे लगता है? तुम्हें अपने अमीर होने का घमंड है तो तुम बिल्कुल अकेली जाकर अपने बाप के घर में रहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ। रंजीत और रुचि के सारी बातें कमरे से बाहर खड़ी सुजाता सुन रही होती है। अपनी अमीर बहू के घमंड को देखकर वो समझ जाती है कि वो इस घर में नहीं रह पाएगी और वो अपने बहू बेटे के बीच में कोई दरार पैदा करना नहीं चाहती थी, जिसके चलते बहुत सोच समझकर वो कमरे के अंदर चली जाती है। बहू, एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है, इसलिए तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुक जा, उसके बाद मैं अपने बेटे को खुद तेरे साथ मायके भेज दूंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? इसको जाना है तो जाने दीजिए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाने वाला हूँ। आज न कल न कभी। बेटा, शादी कोई मजाक नहीं होता है। ये लड़की अपना सब कुछ छोड़कर तेरे भरोसे इस घर में आई, इसकी खुशी का ख्याल रखना तेरा फर्ज बनता है। तुझे मेरी कसम है, अब आगे कुछ भी नहीं बोलेगा तू। सुजाता की बात सुनकर रुचि कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो जाती है। समय बीतता है। समय के साथ सुजाता अपनी अमीर बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसे किसी चीज की कोई भी कमी होने नहीं देती। एक दिन गर्मी से परेशान
रुचि हॉल में बैठी हाथों से पंखा कर रही होती है। तभी सुजाता कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके पास आती है और उसे कोल्ड ड्रिंक देकर अपने साड़ी के पल्लू से उसे हवा करने लगती है। माँ जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों की बात है, फिर तो मुझे यहाँ से चले ही जाना है। बहू, मैं ये सब तुझे यहाँ रोकने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुझे तेरे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी ना हो इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। सुजाता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रुचि के पास सुजाता की बातों का कोई जवाब नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन रुचि के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं और उसके छोटे से घर को देखकर, जहाँ ठीक से सुख सुविधा की चीजें भी नहीं थी, हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी निशा नाम की एक सहेली रुचि से बोलती है, रुचि, तुझे शादी की इतनी भी क्या जल्दी थी कि तूने अपने लिए झोपड़ी जैसे ससुराल को चुना, जो कि तेरे घर के नौकरों के कमरों से भी छोटा है। इससे अच्छा तो तेरे घर के नौकरों के कमरे हैं। हाँ यार, वो तो है ही। क्या करूँ, अब शादी तो हो ही गई है तो रहना तो पड़ेगा ही। लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं अपने पति को लेकर हमेशा के लिए अपने अमीर घर में चली जाऊंगी। फिर ठीक है, क्योंकि तुझ जैसी अमीर लड़की का ससुराल तो कोई शानदार बंगला होना चाहिए, ये झोपड़ी जैसा छोटा सा घर नहीं, वरना हमें तेरी ससुराल आने में शर्म आएगी। तो टेंशन मत ले, मैं जल्दी ही अपने घर चली जाऊंगी अपने पति के साथ। मुझे भी अपनी इस झोपड़ी जैसे ससुराल में रहने का कोई शौक नहीं है। अपनी अमीर बहू को अपने अमीर दोस्तों के सामने अपने ससुराल की बेइज्जती करते हुए देखकर सुजाता को बेहद बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है और उन्हें देने लगती है। आप लोग नाश्ता कर लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। घर अच्छा नहीं है, शायद नाश्ता ही अच्छा मिल जाए। लेकिन आप है कौन? ये मेरी सासू माँ है। ये सारा नाश्ता ना इन्होंने ही बनाया है। ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। मैं क्या सोच रही थी, जब मैं अपने घर वापस जाऊंगी ना, तो इन्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मुझे अपने लिए पर्सनल नौकरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुचि की बात सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। रुचि और उसके दोस्त की सारी बातें रंजीत सुन लेता है, जिसके बाद वो उनके पास आता है। उठो अभी के अभी, उठो सब यहाँ से और निकलो मेरे घर से। दोबारा मेरे घर में दिखाई मत देना। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों की इंसल्ट करने की? आपको मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्तों के सामने मेरी माँ की इंसल्ट करने की? तुम क्या सोचती हो, पैसा, बड़ा घर, यही सब जरूरी है लाइफ में? प्यार, अपनापन, केयर, इसकी कोई वैल्यू है नहीं? मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया और अपनी माँ की बात नहीं मानी। रंजीत जी, आप मेरे दोस्तों के सामने मुझ पर चिल्लाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, और तुम मेरी माँ को नौकरानी बोलकर, अपने ससुराल को झोपड़ी वाला ससुराल बोलकर हमारी इज्जत बढ़ा रही हो ना? मेरी माँ ने तुम्हें एक माँ का प्यार देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जिसे कभी माँ का प्यार मिला ही ना हो, उसे माँ के प्यार की कदर कैसे होगी? तुम्हें अपने घर जाना था ना। चलो, मैं तुम्हें अभी छोड़कर आता हूँ, लेकिन दोबारा मेरी लाइफ में मुड़कर मत देखना। रंजीत इतना कहकर रुचि का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाने लगता है। तभी रुचि जमीन पर बैठकर रंजीत के पैर पकड़ने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए रंजीत जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे ऐशो आराम नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ यहीं रहूंगी। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बहू को अपनी गलती का एहसास करते देख सुजाता उसे माफ कर देती है और अपने बेटे को भी समझाती है, जिसके बाद रंजीत रुचि को माफ कर देता है। उस दिन के बाद से रुचि ना ही अपने अमीर होने का घमंड दिखाती है, ना ही अपने ससुराल के घर को झोपड़ी वाला ससुराल बोलती है। विदिशा अपनी मां नैना के साथ रहा करती थी। विदिशा एक दिन अपनी मां नैना के साथ किसी शादी में जाती है, जहां उसको एक अजीब सी सब्जी दिखाई देती है। ये देखकर विदिशा अपने खाने की प्लेट में बस सब्जी को रखती है और अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ ये देखो, अजीब सी दिखने वाली सब्जी मुझे बहुत अजीब लग रही है। मैंने इस सब्जी को आज से पहले कभी नहीं खाया, इसलिए मैंने इसे अपनी प्लेट में रख लिया। बेटा, ये तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, आखिर ये क्या है? माँ, अगर मुझे पता होता तो क्या आपको बता नहीं देती। खैर छोड़ो, आओ और अजीब सी दिखने वाली सब्जी को खाते हैं।
इस तरह विदिशा और उसकी माँ वो अजीब सी दिखने वाली सब्जी को खाते हैं। जैसे ही दोनों सब्जी खाती हैं, वैसे ही विदिशा अपनी माँ नैना से कहती है, माँ, ये अजीब सी दिखने वाली सब्जी तो कितनी टेस्टी लग रही है ना। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। ये देखने में भले ही अजीब है, लेकिन खाने में उतनी ही स्वाद है। माँ, इस सब्जी का नाम पता करो ना, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है ये सब्जी। अगर हमें इसका नाम पता रहेगा तो हम अपने घर पर भी बना सकते हैं ना। नहीं नहीं बेटा, हम लोग इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदेंगे? और तो और हमें ये बनाने भी नहीं आती। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना। और तो और अगर हमें ये बनाना नहीं आता तो YouTube किस लिए है, मैं YouTube से देखकर बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम जैसे तैसे इसका नाम तो पता कर लो। अब क्या था, नैना विदिशा की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अजीब सी दिखने वाली सब्जी के बारे में पता लगाए तो लगाए कैसे। और यही सवाल लिए नैना अपनी सहेली के पास जाती है, लेकिन इसे उसका नाम नहीं पता था और इसीलिए उसकी सहेली भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब कुछ समय बाद विदिशा और नैना अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन नैना अपनी सहेली के घर जाती है, जहां उसकी सहेली उसको मशरूम की सब्जी खाने को देती है। मशरूम देखकर नैना तुरंत अपनी सहेली से कहती है, शिखा, ये अजीब सी दिखने वाली सब्जी का नाम क्या है? अजीब से दिखने वाली सब्जी? तू किस सब्जी की बात कर रही है? अरे शिखा, ये देख, इस वाली सब्जी की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये? हाँ शिखा, ये क्या नाम है इसका? अरे बाबा, इसको मशरूम बोलते हैं। अच्छा, इसको मिशोरम बोलते हैं। मेरी बेटी विदिशा को ये सब्जी मिशोरम बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों को ही इसका नाम नहीं पता था, इसलिए हम कभी लिया ही नहीं। नैना, मिशोरम नहीं, मशरूम होता है। अरे हाँ हाँ, वही मशोरम। ओफो यार नैना, मैं तेरी बेटी के फोन पे मैसेज कर दूंगी, उसके बाद तू बाजार से ले आना। ठीक है। इस तरह अब शिखा मशरूम का नाम विदिशा को मैसेज कर देती है। कुछ देर बाद जब नैना अपने घर जाती है, तब वो अपनी बेटी से कहती है, विदिशा, तुझे पता है मैंने तेरी मनपसंद सब्जी का नाम ढूंढ लिया। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि आपने वो अजीब सी दिखने वाली सब्जी का नाम ढूंढ ही लिया है, तुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे शिखा आंटी का मैसेज आया हुआ था और उस सब्जी का नाम है मशरूम, है ना? हाँ बेटा। अच्छा चल, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, तू मुझे वो बनाकर खिलाना। नैना बाजार से सब्जियों के साथ साथ मशरूम भी लेकर आती है। थोड़ी देर बाद विदिशा YouTube पर देखकर मशरूम की सब्जी बनाती है और अपनी माँ को परोसती है। इस तरह अब दोनों माँ बेटी बड़े चाव से मशरूम की सब्जी खाती हैं। समय गुजरता है, मशरूम के प्रति विदिशा की दीवानगी बढ़ती जाती है। विदिशा अब शादी के लायक हो गई थी और उसकी बढ़ती उम्र को देखकर नैना अपनी बेटी से कहती है, विदिशा बेटा, तू अब बड़ी हो चुकी है और इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं तेरी शादी करवा दूं। पर माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? बेटा, तू जानती है ना कि तेरी उम्र के साथ साथ मेरी भी उम्र हो रही है और बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी सही उम्र पर हो जाए। विदिशा अपनी माँ की शादी की बात से सहमत हो जाती है और नैना अपनी बेटी के लिए रिश्ते की हर जगह बात छेड़ती है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है, लेकिन विदिशा के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन शिखा नैना के घर आती है और नैना से कहती है, नैना बहन, कैसी हो तुम? और वैसे मैंने सुना है कि तू अपनी विदिशा के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। हाँ, ढूंढ तो रही हूँ, पर मेरी विदिशा के लिए कोई लड़का मिल ही कहाँ रहा है। ना जाने कैसी किस्मत लेकर आई है ये। कैसी बात कर रही है नैना? हमारी विदिशा की किस्मत बहुत अच्छी है। देर से ही सही, पर तू देखना, उसको काफी अच्छा लड़का मिलेगा जो उसको बहुत प्यार करेगा। मेरी बेटी की कमबख्त किस्मत सच में बहुत खराब है। नैना और शिखा आपस में बातें कर रही थी, तभी शिखा के पास एक कॉल आता है और कुछ देर बाद शिखा जब अपना फोन रखती है तो वो उसको खुशी से कहती है, तू बहुत अपनी विदिशा की किस्मत को कोस रही थी ना, अब देख हमारी विदिशा के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा रिश्ता आया है मतलब? अरे मतलब कि मेरे भाई का फोन आया था, उसने बताया कि एक लड़का है उसकी नजर में, अगर कोई लड़की हो तो बताना जरूर। अच्छा, क्या करता है लड़का? अभी थोड़ी ही देर में उसका बायोडाटा मेरे पास आता ही होगा। शिखा बोल ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लड़के का बायोडाटा था। लड़का काफी अच्छे घर से था और विदिशा का रिश्ता अमर नाम के लड़के से फिक्स होता है और बहुत ही जल्द विदिशा की शादी अमर से होती है। शादी के बाद विदिशा अपने घर की सब जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है। काफी दिन हो गए थे,
लेकिन विदिशा ने अभी तक इस गांव में मशरूम नहीं खाए थे। खाने तो दूर की बात है, विदिशा ने यहाँ मशरूम देखे तक नहीं थे और इसीलिए वो अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, मैं यहाँ इतने दिनों से हूँ पर मुझे यहाँ पर मशरूम नहीं दिख रहे। बहू, तू हमको मशरूम खिलाकर मारना चाहती है क्या? मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भला मशरूम से कोई कैसे मर सकता है? और आप जानती हैं ना मैं किस मशरूम की बात कर रही हूँ। और नहीं तो का, अरे हम पैदा ही गांव में हुए हैं तो हमका मशरूम के बारे में पता ना होगा का? तू वही मशरूम की बात कर रही है ना जो हमारे गांव में उगत है? अरे हम बहुत देखे हैं, तू जानती भी है वो उगत कैसे है? नहीं ना बहू, हम बतावत है तो का। विदिशा बहू, हम जब सुबह सुबह अपना लोटा लेकर जावत है ना तो वही के आसपास वो मशरूम उगत है। आय हाय, कितना गंदा होवत है वो। मम्मी जी, मैं उस मशरूम की बात नहीं कर रही। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तो एक अच्छी सी सब्जी है। वो ना तो गंदी जगह उगती है और ना ही जहरीली होती है। नहीं नहीं बहू, हम तुमका वो मशरूम नहीं बनाने देंगे। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ और वहाँ से मशरूम लेकर ही आऊंगी और आप लोगों को मेरे साथ उसे खाना भी पड़ेगा। विदिशा अपनी सास की एक नहीं सुनती और बाजार चली जाती है मशरूम लेने के लिए, लेकिन बाजार में कहीं मशरूम नहीं थे। ये देखकर विदिशा खुद से कहती है, हाय राम, ये गांव तो बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ के लोगों की सोच के साथ साथ यहाँ का खाना भी कुछ ढंग का नहीं है। विदिशा, कुछ सोच। विदिशा खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक बड़ी सी दुकान पर जाती है और जब वो उस दुकान में जाती है तब उसको वहाँ पर एक मशरूम का पैकेट नजर आता है। ये देखकर विदिशा एक लंबी सांस भरकर कहती है, ओह, फाइनली मुझे एक मशरूम का पैकेट मिल ही गया। अब मैं इसको अपने घर पर बनाऊंगी और सासू माँ की गलतफहमी को दूर करूंगी। इस तरह विदिशा मशरूम खरीद कर अपने घर चली जाती है और मशरूम बनाकर अपनी सास और पति अमर के सामने परोसती है। मशरूम देखकर उसकी सास कहती है, बहू, लगता है तू हमको सच में मारना चाहती है। देख रहा है बिटवा, ये हमें कैसा जहरीला मशरूम खिलाकर मारना चाहती है। न जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है हमसे। हाँ विदिशा, ये क्या है? अमर जी, मम्मी जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें जहर है तो पहले मैं ही इसे खाकर दिखाती हूँ। अगर इसमें जहर होगा तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह विदिशा अब मशरूम खाती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। अब सभी समझ जाते हैं कि मशरूम भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो खाने वाले और एक जहरीले। साथ ही उनको भी पता चलता है कि उनके घर की बहू मशरूम की दीवानी है। सुमित का रिश्ता उसकी माँ ने नव्या नाम की लड़की से तय कर दिया था। दोनों की शादी में अभी 1.5 महीने का समय बाकी था। इस बीच सुमित और दिव्या का एक दूसरे से मिलना जारी था। एक रोज वो सड़क पर वॉक करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक बारात जो दुल्हन को डोली में लेकर लौटती हुई नजर आती है और दुल्हन की डोली जाते हुए देख नव्या कहती है, यार, आज के जमाने में भी लड़कियां डोली में ससुराल जाती हैं। देखो ना सुमित, कितनी सुंदर डोली सजाई है। हाँ यार, सच में ऐसा लग रहा है ना कि कोई डोली नहीं, एक छोटा सा महल लेकर जा रहा हो। डन रहा क्या डन रहा? कि मैं भी अपने ससुराल ऐसी ही सुंदर सी डोली में बैठ कर आऊंगी। क्यों? आजकल दुल्हने तो घोड़ी पर चढ़कर आती है, तुम भी वैसे आना। डोली में तो मैं बैठ के आ जाऊंगा। पागल हो? अरे डोली में बैठकर बारात नहीं लाते बल्कि ससुराल जाते हैं। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अरे यार, इतनी सुंदर डोली देखने के बाद ना किसी का भी मन डोल जाएगा। मुझे ना डोली में एक बार तो बैठना ही है, एक्सपीरियंस लेना है। अरे यार, फालतू के जोक्स मारना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। सुमित, चलो ना, चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे पर अभी। चलो भी। नव्या उसे खींचकर आइसक्रीम वाले के पास ले जाती है, जहां दोनों प्यार से एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। उस समय नव्या तो सुमित की डोली वाली बात पर इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन सुमित के दिमाग में वो सुंदर डोली छप चुकी थी। समय बीतता है। सुमित का परिवार नव्या के घर शादी का कार्ड और शगुन लेकर पहुंचते हैं। तभी नव्या की मां आराधना कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में मेरी नव्या आपके घर की बहू बन जाएगी समधन जी। बिल्कुल, हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब बहू अपने शुभ कदम मेरे घर में रखेगी। जिस कार में बहू को घर लेकर आऊंगी उसे तो मैंने अभी से ही सर्विसिंग के लिए भेज दिया है। कार को? पर क्यों? क्यों मतलब बहू, उसी में बैठकर तो तू ससुराल आएगी ना। नहीं सासू माँ, मैं डोली में बैठकर अपने ससुराल जाऊंगी। माँ, आपने इन्हें बताया नहीं? अरे शादी की तैयारियों में समय ही नहीं मिला। देखिए ना समधन जी, आपकी बहू कहती है कि उसकी विदाई में उसे डोली में बैठा कर ही करूं।
हाँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है सासू माँ, बाद में डोली मेरे भी काम आ जाएगी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। कुछ नहीं, वो आपको पता चल जाएगा ना। आंटी जी आप कार्ड देखिए ना, मैंने इस पे डोली का डिजाइन छपाया है, देखिए, देखो नव्या। तभी सुमित सबको शादी का कार्ड दिखाता है और सब कार्ड की बहुत तारीफ भी करते हैं। कुछ देर में शगुन की रस्मों का सारा सामान देकर सुमित अपनी माँ के साथ घर लौट जाता है। अब दोनों घर वालों को इंतजार था शादी के दिन का। दोनों घरों में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। फिर आता है शादी का दिन। सुमित की बारात बैंड बाजे के साथ मैरिज हॉल में पहुंचती है। कुछ ही देर में विधि विधान के साथ सुमित और नव्या के साथ फेरे होते हैं और दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। विदा के समय नव्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुमित सामने रखी डोली को देखकर कहता है, लीजिए डोली भी आ गई। सासू माँ कितनी सुंदर डोली मंगवाई है आपने। दामाद जी, एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए बढ़िया डोली का ही इंतजाम करूंगी ना। माँ अपना ध्यान रखना, मेरी याद आए तो कॉल कर देना। बस बस बहू, अभी बैठ जा डोली में। हाँ और तुम नहीं बैठ रही ना तो मुझे बता दो, मैं ही बैठ जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर विदाई के गमगीन माहौल में लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मालिनी अपने बेटे के कंधे पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे कार में बैठने के लिए कहती है और नव्या भी डोली में बैठकर विदाई लेती है। कुछ देर में वो अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर सुमित जल्दी से घर के बाहर आता है तो डोली वालों को चाय समोसा खाता देखकर चैन की सांस लेता है। तभी उन 4 आदमियों में से एक आदमी कहता है, चिंता मत कीजिए साहब, डोली का पेमेंट दुल्हनिया की माताजी ने कर दिया था। अभी कुछ ही देर में हम डोली को लेकर निकल रहे हैं। नहीं, डोली अभी नहीं ले जानी है। मतलब ले जाइए, लेकिन ना कल 10 बजे तक ना दोबारा ले आइएगा। अभी इसका काम है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बस आप डोली लेकर जाइए मत। ठीक है, जैसा आप कहें। सुमित ने डोली वालों को डोली कल फिर आने को क्यों कहा या उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो बस वही जानता था। अगली सुबह नव्या नई साड़ी और गहने पहन तैयार होकर हॉल में आती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी मालिनी कहती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। वैसे तो पगफेरे की रस्म के लिए भाई मायके ले जाने आता है, लेकिन तू अपनी माँ की इकलौती है, इसलिए तेरे पति को ही तेरे साथ भेज रही हूँ। रस्म कर शाम तक दोनों लौट आना। जी सासू माँ। वैसे ये नालायक है कहाँ, उठा भी कि नहीं? सुमित तो मुझसे भी पहले उठकर तैयार है, वो बाहर होंगे। आप चलिए, मैं पर्स लेकर आती हूँ, कमरे में ही भूल गई। ठीक है बहू। मालिनी घर के बाहर जाती है तो देखती है कि सूट बूट में तैयार सुमित बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। तभी वो कहती है, तू किसका रास्ता निहार रहा है? देखो ना माँ, पता नहीं डोली कहाँ रह गई। नास पीटे, कौन डॉली? तेरी वाली का नाम नव्या है, कल शादी हुई है और घर वाली का नाम भूल गया। कल को तो तू खुद को कुंवारा कह देगा। माँ डोली नाम की लड़की नहीं है, मैं उस डोली की बात कर रहा हूँ। वो बोल ही रहा होता है तभी डोली वाले डोली लेकर पहुंच जाते हैं तो मालिनी कहती है, अरे अब इस डोली का क्या काम, बहू तो घर आ गई है। अरे ससुराल से डोली वापस नहीं जाती नालायक। माँ इसमें नव्या नहीं बल्कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा बैठकर। तभी नव्या भी वहाँ आ जाती है। उसकी ये बात सुनकर मालिनी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी नव्या कहती है, ये क्या बकवास है, कौन सा दामाद डोली में बैठकर ससुराल जाता है? यार मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे भी डोली में बैठने का एक्सपीरियंस लेना है, तो आज बस मौका भी है और डोली भी। अरे कोई बैठेगा इसमें या हम जाएं? अरे आ रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, ये डोली मजबूत तो है ना, मेरा वजन सह लेगी ना? डोली तो सह लेगी, लेकिन हम डोली को उठा पाएंगे या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं लेते। अरे ऐसा मत कहिए, मुझे आप चारों के कंधे पे भरोसा है। चलिए और तुम भी चलो अब। इतना कहकर सुमित डोली में बैठ जाता है और नव्या भी अपना सर पकड़कर कार में बैठ जाती है और मालिनी हैरानी से अपने बेटे को डोली में जाता देखती है तो वहीं सुमित डोली से बाहर देखकर उसे हाथ दिखाकर बाय भी कहता है। कुछ देर में नव्या कार से अपने मायके पहुंचती है जहां उसकी माँ और पड़ोसने उसके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। वो कार से उतरकर आगे बढ़ती है कि तभी सुमित की डोली भी वहां पहुंच जाती है। अपने दामाद को डोली में आता देख आराधना हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, डोली में आया दामाद पहली बार देख रही हूँ। अरे आराधना बहन, तुम्हारा दामाद तो बड़ा अनोखा है, डोली में बैठकर आया है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला,
कि मेरा दामाद इतना अनोखा है। नव्या, दामाद जी को ऐसे करने की क्यों सूझी? मैं क्या जानूं माँ, डोली में बैठने को मरे जा रहे थे, इसलिए आ गए डोली में आपके दामाद। पाए लागू सासू माँ, लीजिए आ गए हम दोनों। हाँ, देख ही रही हूँ। हाँ तो दामाद जी, डोली की सवारी कैसी रही, हमें भी तो बताइए। बहुत। आंटी जी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपकी विदाई डोली में नहीं फरारी में हुई थी। तो आपको नहीं पता कैसी होती है डोली की सवारी? अरे छोड़ो ये सब बातें, अब दामाद जी डोली में आए चाहे कार में, आ तो गए ना, अब दोनों अंदर भी चलो, फिर शाम को लौटना भी है। हाँ सासू माँ। 1 मिनट, अब ये मत कहना कि वापस भी तुम्हें डोली में बैठकर ही जाना है। अरे अरे डरो मत, ये डोली मैंने खरीदनी ली है, जो इसी पे आता जाता रहूं। डोली वाले भैया ले जाइए अपनी डोली। जिसके बाद डोली वाले वहाँ से डोली लेकर चले जाते हैं और आराधना भी अपनी बेटी और दामाद को अंदर लेकर जाती है। और इस तरह एक दामाद बिना किसी बात की परवाह किए अपने ससुराल डोली में आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।